हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के सबसे मिसअंडरस्टूड इंसान के बारे में, जिन्हें लोग चंगेज खान, चिंगिस खान या फिर गेंगिस खान के नाम से जानते हैं। अब ये वीडियो देखना हर एक इंडियन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा एम्परर जिसने कोरिया, जापान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इवन यूरोप में इनका एम्पायर था, लेकिन इन्होंने इंडिया को कभी इन्वेड नहीं किया। अब इस चीज को जानने के लिए कि इन्होंने क्यों इन्वेड नहीं किया इंडिया को, इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लोको फैक्ट्स। आज से 800 साल पहले यानी कि 1221 एडी, इतने बड़े मंगोल एम्पायर का लीडर चंगेज खान सिंधु नदी के सामने 50,000 सोल्जर्स के साथ खड़ा है और उसने अभी ख्वारिज्म एम्पायर के शाह जलालुद्दीन की आर्मी को हराया है। इस जंग में जलालुद्दीन के सारे सोल्जर्स को मंगोलियंस ने बहुत बुरी तरह से मार डाला और ये इंसिडेंट कालाबाग यानी कि आज के पंजाब में हुआ था। सिंधु नदी के दूसरे तरफ दुनिया की अभी तक की सबसे रिचेस्ट कंट्री इंडिया है, एक सोने की चिड़िया और पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 हिस्सा अकेले कंट्रीब्यूट करने वाला देश, एक ऐसा देश जिसने हर कोई लूटना चाहता था, एक ऐसा देश जो इस्लामिक ऑक्यूपेशन से लड़ रहा था, क्योंकि उस समय नॉर्थ इंडिया को इल्तुतमिश जो कि थर्ड सुल्तान था टर्किक मामलुक डायनेस्टी का, जिसे 1206 में फॉर्म किया गया था। इस बैटल से कुछ महीनों पहले गेंगिस खान ने जलालुद्दीन के बहुत बड़े एम्पायर ख्वाराज्म को जीत लिया था। ख्वाराज्म एक टर्किक एम्पायर था जिसने ईरान में रूल किया था और यहाँ के रूलर्स टर्किश थे, ईरानियंस नहीं। ख्वाराज्म में आज के देश तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान का कुछ हिस्सा और इंडिया का नॉर्थ पार्ट यानी कि आज का अफगानिस्तान शामिल थे। गेंगिस खान ने ख्वाराज्म के बड़े शहर जैसे समरकांड, बुखारा, निशापुर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिसने ईरान और अफगानिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया था। तो गेंगिस खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए उज्बेकिस्तान से वेस्ट इंडिया तक आ जाता है। अब क्योंकि जलालुद्दीन और नॉर्थ इंडिया का रूलर इल्तुतमिश दोनों टर्किक मामलुक एंसेस्ट्री रखते थे, तो जलालुद्दीन को लगा कि इल्तुतमिश उसे इंडिया में असाइलम दे देगा। अब जलालुद्दीन एक फॉरेन टर्किक इन्वेडर था, बिल्कुल जैसे इल्तुतमिश एक फॉरेन टर्किक इन्वेडर था जिसने नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया था। ईरान के लोगों को जलालुद्दीन से कोई लगाव नहीं था, बिल्कुल जैसे हमको अकबर, इल्तुतमिश और बाबर से नहीं है। तो इंडिया में असाइलम मिलना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तो जलालुद्दीन काबुल से अपनी सेना के साथ इंडिया की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे गेंगिस खान और उसकी मंगोलियन आर्मी जलालुद्दीन का 2 दिनों तक पीछा करती है। आखिरकार गेंगिस खान और जलालुद्दीन की आर्मी का आमना सामना सिंधु नदी के पास में हो जाता है। शुरुआत में तो जलालुद्दीन की आर्मी मंगोलियंस पे भारी पड़ जाती है, लेकिन गेंगिस खान अपने रिजर्व ट्रूप्स को फ्लैंक अटैक करने को बोलता है, जिसके बाद जलालुद्दीन की पूरी आर्मी को मंगोलियन आर्मी खत्म कर डालती है। और गेंगिस खान देखता है कि जलालुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होके उफनती सिंधु नदी को पार करके इंडिया के अंदर भाग जाता है। अब बस एक नदी को पार करना बाकी था और नदी को पार करने से वो सिर्फ अपने दुश्मन को ही नहीं मार सकता था, बल्कि वो दिल्ली सल्तनत को हराकर दुनिया के सबसे अमीर देश को जीत भी सकता था, क्योंकि उसके साथ दुनिया की सबसे खतरनाक मंगोलियन आर्मी थी, जिसने पहले चाइनीज को हराया, फिर कारा खिताई और अब ख्वारिज्म एम्पायर। गेंगिस खान दुनिया का ग्रेटेस्ट कॉन्करर है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। उसने अपनी लाइफ में एक भी मिलिट्री कैंपेन नहीं हारा था। उसे सिर्फ नदी को पार करके इंडिया में आना था। इल्तुतमिश को हराकर वो इस दुनिया का रिचेस्ट मैन बन सकता था, लेकिन वो वापस चला गया मंगोलिया। उसने अफगानिस्तान में कुछ सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को छोड़ा गवर्न करने के लिए अफगानिस्तान को, जिनके डिसेंडेंट्स को आज हजारस के नाम से जाना जाता है। इसका जो इंडिया को इन्वेड ना करना और मंगोलिया वापस चले जाने का जो डिसीजन था, उसने हिस्टोरियंस को कई सालों से उलझा कर रखा है कि आखिर क्यों वंस इन अ लाइफ टाइम चांस था, वो रिचेस्ट मैन बन सकता था वर्ल्ड का, लेकिन वो वहां से वापस क्यों चले गया। तो अब दोस्तों इसकी कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो थ्योरी नंबर 1, गेंगिस खान के एक चाइनीज एडवाइजर ने क्लेम किया था कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर, जो कि आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, गेंगिस खान को वहां पर एक यूनिकॉर्न मिला था
जिसने उसे इंडिया से जल्दी वापस चले जाने को कहा था। अब दोस्तों ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने जैसे ही सुना कि उसे एक यूनिकॉर्न मिला था, मुझे याद आया हड़प्पा सिविलाइजेशन का। दरअसल 1921 में जब वहाँ इवैक्यूएशन हो रहा था तब वहाँ पर एक सील मिली थी जिसपे एक यूनिकॉर्न बना था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है वो कुछ समझ में नहीं आता है, एंड लिटरली आज तक कोई इसे डिकोड भी नहीं कर पाया है। तो हमें पता नहीं लग पाया कि आखिर ये क्या लिखा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इसका सिग्निफिकेंस क्या था उस समय में। अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि मंगोल्स जो कि ठंडे क्लाइमेट में रहने के आदी थे, वो आखिर इंडिया की गर्मी में कैसे रह पाते। लेकिन इस थ्योरी की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मामलुक्स जो कि अभी दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे थे, वो भी तो ठंडे क्लाइमेट से आए थे, लेकिन वो तो बहुत ही आसानी से इंडिया में रूल कर रहे थे। तो उनसे फार सुपीरियर मंगोल्स क्यों नहीं। तो दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि गेंगिस खान ने रिलीजियस रीजंस की वजह से इंडिया को इन्वेड नहीं किया था। तो मंगोलिया का जो पॉलीथियस्टिक बिलीफ सिस्टम है, यानी कि इसमें वो रिलीजियंस आते हैं जिनमें एक से ज्यादा देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो मंगोलिया में भी एक ऐसा रिलीजन है जिसको टेंगरिज्म कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि हिंदुइज्म से बहुत सिमिलर है। और टेंगरिज्म चेंगिस खान का रिलीजन था। बुद्धिज्म जो हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है, वो भी मंगोलिया में करीब 2000 सालों से फॉलो किया जाता है। गेंगिस खान के पोते कुबलाई खान ने बुद्धिज्म को डी फैक्टो स्टेट रिलीजन बना दिया था। और आज भी बहुत सारे मंगोल्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द मंगोलियन पॉपुलेशन है, वो बुद्धिज्म ही फॉलो करती है। लेकिन अगर चंगेज खान चाहता तो इंडिया को इन जेनोसाइडल इन्वेडर्स से बचा सकता था, जिन लोगों ने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को अफगानिस्तान से तो खत्म कर ही दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे इंडिया से ये रिलीजन्स खत्म हो जाएं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि गेंगिस खान ऐसी जमीन पे खून ना बहाना चाहता रहा हो जिसने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों को जन्म दिया था। तो अब हम एक कंक्लूजन में कैसे पहुंचे, आखिर चंगेज खान ने इंडिया को इन्वेड क्यों नहीं किया था। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें चंगेज खान को एज अ पर्सन समझना होगा। अब चंगेज खान के इतने पॉपुलर होने के बावजूद हमें चंगेज खान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो भी हम उसके बारे में जानते हैं वो 2 सोर्सेस से आता है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, इसे गेंगिस खान की डेथ हो जाने के बाद लिखा गया था, और उन देशों का रिकॉर्ड जिनको मंगोल्स ने इन्वेड किया था। वेल, दोनों सोर्सेस से हमको ये तो पता लगता है कि चंगेज खान ने क्या किया था, लेकिन आखिर क्यों किया था, जो भी वो करता था उसके पीछे क्या मोटिव रहता था। तो उसके लिए हमें चंगेज खान की लाइफ और उसके करियर को समझना होगा, जिसके लिए आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।